हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप पहुंच पाए थे सरफेस केमिस्ट्री के एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। मैंने एक्सप्लेन किया एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में कितना आपको लिखना है, ग्राफ सबसे क्रूशियल हुआ करता था। उसके बाद इक्वेशंस को कैसे आप डिराइव, छोटा सा पार्ट है उसमें, दोनों ग्राफ्स के बारे में आपने सुना। आज हम सीखेंगे सबसे पहले कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं। आपको ये सारे वीडियोस एक साथ पाने हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आप हर एक वीडियो, हर एक बातों तक पहुंच पाएँ। तो आज के होने वाले कुछ टॉपिक ऐसे हैं। आप सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन का रोल क्या पाओगे। उसके बाद दूसरे, जब बहुत बड़े टॉपिक पे पहुंचेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन पे। उसके बाद आप कैटालिसिस के बारे में समझेंगे और कैटालिसिस के टाइप्स के बारे में। इनसे जुड़े कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनसे प्रमोटर पॉइजन्स का क्या रोल है कैटालिसिस में, कैटालिस्ट का इंडस्ट्रीज में क्या रोल है, कैसे कैसे आप क्वेश्चन पाएंगे, इन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कितने एग्जाम्पल आपके लिए ऑप्टिमम है। इन सब बातों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपका होने वाला है वो है एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। इस टॉपिक में आपको एनसीईआरटी अगर आपने खोली है तो मैं नीचे 4 पॉइंट है, पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में इतना रिलेटेड चीजें नहीं है, एक बार आपने रीडिंग कर ली, उसके बाद इन नीचे चारों पॉइंट को आप टिक कर दीजिए। यही आपको अगर टॉपिक ऐसे पूछा गया कि एक्सप्लेन द एड्जॉर्प्शन, रोल ऑफ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज, ऐसे केस में इन चारों पॉइंट्स को आपको लिखना है। उसके बाद वो इक्वेशंस दो दिख रही हैं, x बाई एम इज इक्वल टू के सी टू पावर 1 बाई एन, और नीचे लॉगरिथम वाली इक्वेशन दिख रही है log x बाई एम इज इक्वल टू के सी log k प्लस 1 बाई एन log c। मैं लिखता हूं इक्वेशंस को, उससे कहीं इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। जैसे पहले पॉइंट में आपको सोल्यूशन के अंदर एड्जॉर्प्शन होता क्या है, पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। हमने समझा कि एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हम सब जानते हैं कि दो कंपोनेंट होते हैं। एक है सॉल्यूट which is dissolved in solvent. Solvent, a component of solution which is present in major quantity, while solute which is getting dissolved. अगर हम तब तक, यानी जब तक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, हर केस में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट हमेशा मेजर क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, एक होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें इन सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना कम है कि हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर। अब इस सॉल्यूट को अगर आप इस सॉल्यूशन से बाहर करना चाहते हैं तो आप एड्जॉर्प्शन का रोल देखेंगे। यानी आपने एक थर्ड कंपोनेंट ऐड किया जो कि इस सॉल्वेंट के अंदर घुल नहीं रहा है, वो जाके बॉटम में डिपॉजिट हो रहा है और वो एक अच्छा एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट विच इज प्रोवाइडिंग सरफेस। तो यहां से सॉल्यूट रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन के थ्रू कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होगा। धीरे धीरे सॉल्यूट किस में बढ़ने लगेगा, एड्जॉर्बेंट की सरफेस में, और सोल्यूशन के अंदर से उसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। सोल्यूशन के अंदर कम हो रहा है और किस में बढ़ेगा, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे। तो यहां पे x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के, c मतलब कंसंट्रेशन, यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में वो एड्जॉर्ब हो पाएगा किसकी सरफेस पे, एड्जॉर्बेंट पे। तो यानी x यानी वो क्वांटिटी जो एड्जॉर्ब हो रही है एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे, m वो मास जो हमने एड्जॉर्बेंट का ऐड किया था, m इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, x the mass of adsorbate
गेटिंग एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। यहाँ C क्या है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, जिसे हमने 11 से सुना है, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी मोल्स पर लीटर। यानी अगर हम कंपेयर करें दो सोल्यूशन है हमारे पास, एक 1 मोलार है और एक 1 की जगह 2 मोलार है। यहाँ पे सेम आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है, यानी इसमें भी ग्लूकोज को डिसॉल्व किया आपने वाटर में और यहाँ भी ग्लूकोज को डिसॉल्व किया आपने वाटर में। तो यहाँ पे आपने नेचर सॉल्यूट सॉल्वेंट का सेम रखा है, बस अंतर आपको दोनों में डिफरेंस काय का दिख रहा है, कंसंट्रेशन का। अब दोनों में फिक्स्ड मास डाला मैंने एड्जॉर्बेंट का, दोनों में सेम अमाउंट में डाला मैंने एड्जॉर्बेंट को, फिर भी आपको एड्जॉर्प्शन प्रोसेस ज्यादा दिखेगी उस सोल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। यानी अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पे रोल सबसे ज्यादा किसका है, कंसंट्रेशन का। यानी एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज में कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोपोर्शनल क्वांटिटी कौन मिल रही है, कंसंट्रेशन। अब रिपीट करते हैं अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को अगर रिमूव करके एड्जॉर्ब करा लेना एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे, तो आप हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को लेंगे तो उसमें एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, रादर देन अ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट एट लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट या क्रूशियल 4 पॉइंट्स हैं, उनमें से पहला कि अगर आप एड्जॉर्प्शन को बढ़ाते हुए देखना चाह रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन। तो इन तीनों पॉइंट्स को समझें अगर, एज वी नो दैट एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करेंगे, किसी भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर को कम करने पे प्रोसेस क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, बढ़ती है, यानी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है काय में, एड्जॉर्प्शन में। सो एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज में जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं आप एड्जॉर्प्शन की सरफेस पे, तो आप टेम्परेचर को क्या करते जाइए, कम। दूसरा फैक्टर आता है सरफेस एरिया, जितना लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे एड्जॉर्बेंट का, जितना फाइनली डिवाइडेड पाउडर डालेंगे आप सोल्यूशन के अंदर, उतना ज्यादा आपको एड्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। यानी दूसरा फैक्टर आपको मिला, इंक्रीज इन सरफेस एरिया वुड इंक्रीज द एड्जॉर्प्शन। और ये सरफेस एरिया किसका बढ़ाना है आपको, एड्जॉर्बेंट का। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जिसके लिए इक्वेशन ही है, आपको चाहे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें या फिर आप वर्ड्स में लिख देंगे। कंसंट्रेशन अगर आप सोल्यूशन का बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है आपको। As we increase the concentration of solution, the absorption of solute on the surface of adsorbent increases. Fourth, अब यहां पे नेचर की बात आई। अब दोनों ही आपके पास जो पैरामीटर चैप्टर से स्टार्टिंग से हैं, एड्सॉर्बेट और दूसरा है एड्सॉर्बेंट, इन दोनों के नेचर की बात हुई कि अगर एक सोल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है माना वो X है, इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में वो है Y, दोनों में सेम एड्सॉर्बेंट डाल दिया वुड चारकोल, तो यहाँ पे X का अमाउंट कम एड्सॉर्ब हो रहा है, वहीं Y का अमाउंट ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ड समझिएगा नेचर। एड्सॉर्बेंट तो आपने सेम रखा तो उसके नेचर को अभी नहीं हम देखते हैं, हम पहले देख लें कि X और Y का क्या था। तो X और Y का जो इंटरेक्शन है एड्सॉर्बेंट का साथ, अगर इसका अमाउंट कम एड्सॉर्ब हो रहा है और इसका अमाउंट ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है, इट मीन्स इसका इंटरेक्शन ज्यादा म्यूचुअल है किसके साथ, एड्सॉर्बेंट के साथ। तो नेचर कि कौन कितना जल्दी इंटरेक्शन बना पा रहे हैं, चाहे वो अंडरवाल फोर्सेस हो या केमी ऑप्शन हो, कौन जल्दी इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कौन सा एड्सॉर्बेट यानी सॉल्यूट एड्सॉर्बेंट के साथ कितना जल्दी इंटरेक्ट करता है, उतना ही अमाउंट में वो, उतने ही ज्यादा अमाउंट में वो एड्सॉर्ब होगा। तो नेचर से कहने का मतलब यहाँ पे ये है,
दोनों के इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होंगे तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ेगी, और वहीं पे अगर इनके इंटरेक्शन वीक होंगे तो मास गेटिंग एड्जॉर्बेट का वो कम होगा। तो ये 4 पॉइंट जो आपको दिए गए हैं इन्हें टिक कर लीजिए। इनके फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं पूछे जाएंगे, आपको ऊपर लिखा हुआ है कि अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो इन्हें आपने लिख दिया। सीधे क्राइटेरिया बताइए कि किस फैक्टर को बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा और किस फैक्टर को घटाने पे घटेगा। ये सब लिखे हुए हैं आपकी किताब में, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जरूरी टॉपिक आ रहा है, इंपॉर्टेंट है आपका, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। अच्छा टॉपिक है, लगभग 10 पॉइंट हैं इसमें। हर पॉइंट को आपको डिटेल में पढ़ना है। वो 1 मार्क ईच करके क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 3 एप्लीकेशन दे दिए गए, राइट द एड्जॉर्प्शन, रोल ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, गैस मास में क्या रोल है, कैसे हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, कैसे डिसीज को क्योर करने के लिए एड्जॉर्प्शन का रोल आता है। यानी आपको इन टॉपिक में से कोई भी रैंडम उठा के दे दिया गया, ऊपर लिखा गया राइट द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन फॉलोइंग, तो अप टू 3 मार्क्स ये आपको बोर्ड में आ सकता है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़े रहते हैं, हम सभी का एक्सप्लेनेशन समझे रहते हैं। उसके बाद कोई 3 पॉइंट आपको रैंडम भी पूछे कि राइट 3 एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो आप रैंडम कोई से भी, आप छोटे छोटे कोई से भी पॉइंट उठा के आप लिख सकते हैं वहां पे, लेकिन इसके आने के चांसेस कम है। इंडिविजुअल आपको कोई से भी पॉइंट लेके पूछे जा सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी, इसलिए कोई भी टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं, सभी को पढ़े रहेंगे। तो सबसे पहला आपको एप्लीकेशन जो दिख रहा है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। पहले तो टर्म समझे वैक्यूम। एक जनरली आप कोई कंटेनर ले रहे हैं, उसको वैक्यूम पंप के थ्रू सक कर रहे हैं सारी गैसेस, इसमें पूरे चांसेस हैं कि 99% सारी गैस निकल जाए, अगर ये कैसा यानी इम्पटी वेसल है या वैकेंट है, अंदर स्पेस है। लेकिन इन केस कि आप कोई एक मशीन क्वाइल्ड पार्ट से अगर एयर को पूरा सक कर रहे हैं, इवैक्यूएशन के दौरान कुछ मॉलिक्यूल गैसियस ट्रैप रह जाते हैं इन क्वाइल्ड पार्ट्स में, कर्ड पार्ट्स में, वो कहीं ना कहीं सक या इवैक्यूएशन के दौरान वो ट्रैप रह जाते हैं, रुक जाते हैं, वो पूरी तरह से ये आपका कंटेनर या मशीन पार्ट कैसा नहीं हो पाता, वैक्यूम्ड। तो ये हाई वैक्यूम्ड वर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर से एक भी गैसियस मॉलिक्यूल ना बचने पाए, सारे के सारे कहां हो जाएं, बाहर। तो ऐसे केस में हम इवैक्यूएशन यानी वैक्यूम पंप के अलावा इसमें ऐड कर देते हैं एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेंट यहां पे सस्पेंडेड रहता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, तो जैसे जो ट्रैप्ड मॉलिक्यूल हैं गैसेस रैंडम मोशन करती हैं, तो ऐसा एक बार वैक्यूम पंप से खींचा आपने, जितने मॉलिक्यूल आ सकते थे आ गए, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद जो बचे हुए हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एडसॉर्बेंट की सरफेस में क्या होंगे, एडसॉर्ब। तो सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल मैक्सिमम वो वैक्यूम पंप से निकल गए, जो कुछ बचे, माना कि 5% ऐसे थे गैस मॉलिक्यूल जो बचे रह गए, वैक्यूम पंप से नहीं खींच पाए, तो ऐसे केस में वो 5% धीरे धीरे आके कहीं ना कहीं एडसॉर्बेंट की सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाएंगे। तो ये पूरी तरह से कंटेनर आपका कैसा हो गया, हाई वैक्यूम वाला। यहाँ पे अब गैसेस नहीं रह जाएंगी, टिल्ट करके आप एडसॉर्बेंट बाद में निकाल लीजिए। तो हाई वैक्यूम जब भी क्रिएट करना होता है वहां पे आता है किसका रोल, एडसॉर्प्शन का। दूसरा आपका पॉइंट है गैस मास्क। गैस मास्क यहां जो लोग भी माइंस में काम करते हैं, कोल माइंस हो, मेडिसिनल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स, वहां काम करते हैं, कोई हार्मोनल प्रिपरेशन बन रही है, बेहद पॉइजनस गैसेस बन रही होती हैं, अगर उन्हें नॉर्मल ह्यूमन ही इनहेल करे तो रिस्पायरेटरी डिसीजेस वो फाटल इतनी हो सकती हैं कि वो डेथ तक पहुंच जाए। ऐसे केस में उन्हें
स्पेशली डिजाइन गैस मास्क दिए जाते हैं, गैसेस आके ट्रैप हो उसमें, एब्जॉर्ब हो जाएं जो भी पॉइजनस हैं। ये नहीं कि सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाए तो है ना लाइफ लाइन ऑक्सीजन भी ना मिल पाए। तो क्लीन एयर उस मास्क के थ्रू उसकी नसल कैविटी में जाए, इसके लिए पहले एक बैरियर लगाया जा रहा है, यानी गैस मास्क में आपको ढेर सारी एड्जॉर्बेंट की लेयर्स मिलेंगी। तो वो टिपिकली किस तरीके की गैस वहां पॉइजनस रिलीज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो उनके हिसाब से एड्जॉर्बेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये सारी गैसेस उसमें एड्जॉर्ब हो गई और क्लीन एयर इनहेल हुई। तो गैस मास्क में आप देख रहे हो कि एड्जॉर्बेंट की लेयर्स हैं उस मास्क में, जैसे ही एयर इंटर करती है तो सारी पॉइजनस गैसेस यहाँ एड्जॉर्ब होती जाएंगी और क्लीन एयर उसकी नसल कैविटी में पहुंचेगा। तो इस तरह से गैस मास्क में आप किसका रोल देख रहे हो, एड्जॉर्प्शन का। एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस, हार्मफुल डस्ट, डर्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपने एड्जॉर्प्शन का दूसरा रोल पाया। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आया तो काम की बातें, गैस मास्क का डिजाइन टू प्रिवेंट पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस अलॉन्ग विथ एयर। तो क्लीन एयर को पा पाए, इनहेल कर पाए पर्सन, उसके लिए गैस मास्क में एड्जॉर्प्शन का रोल देखने को मिला। थर्ड पॉइंट में आते हैं अपन, एक एक करके जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो हर पॉइंट को आप एक्सप्लेन यानी एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ते जा रहे हैं, और उसके बाद यानी ऐसा कि ये 1 मार्क का आया तो आप कितना लिखेंगे, उतना काम के वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, उन पे फोकस्ड हो जाइएगा। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आप जानते हो कि वाटर वेपर हमेशा एयर में प्रेजेंट है। एयर को हेट्रोजीनस कुछ ही चीजें बनाती हैं, जैसे वाटर वेपर की प्रेजेंस, डर्ट, डस्ट, स्मोक, इन पार्टिकल्स का होना एयर को क्या कैसा बना देता है, हेट्रोजीनस। इनको अगर हम अलग कर दें तो हमारी एयर होमोजीनस है, यानी सभी सोल्यूशन है, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में दूसरी गैसेस इसमें मिक्स हैं, होमोजीनसली डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द ग्लोब, पूरे अर्थ के चारों ओर। लेकिन इन पार्टिकल्स का आ जाना, किनका किनका, वाटर वेपर का, स्मोक का, डस्ट का आ जाना उसे हेट्रोजीनस बनाता है। तो हेट्रोजीनस इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल में। फिलहाल हम ह्यूमिडिटी को फिर से एक बात करें कि हमारा एक सर्टेन क्वांटिटी एयर की है, उसमें जो अमाउंट है वाटर वेपर का वो कहलाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? आप किसी मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में हैं जहां प्रिपरेशन हो रही है, कैप्सूल फिलिंग हो रही है, यानी कोई मेडिसिन कैप्सूल में डाली जा रही है जिसमें फिल की जा रही है जिलेटिन। थोड़ा बहुत भी अगर ह्यूमिडिटी डिस्टर्ब की, यानी एक्सेस में हो गई या कम हो गई, तो जो सीलिंग या पैकिंग हो रही होती है, टेबलेट जैसे अगर बन रही है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसमें जो रिजिडिटी आ रही है वो ह्यूमिडिटी के बदल जाने से वो रिजिडिटी नहीं होगी, वो 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे जो ना एक्सपायरी डेट तक चल पाती हैं, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ सारा अंदर का इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड रहता है। यानी अगर कहाँ कहीं से भी एंट्री पॉइंट है जहाँ से एयर उस इंक्यूबेटेड एरिया में आ रही है जहाँ पे मेडिसिनल प्रिपरेशन चल रही है, तो उस एंट्री पॉइंट में ही हम, अब यहाँ समझिए, ये इंक्यूबेटेड एरिया है जहाँ मुझे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है। तो यहाँ पे जहाँ से एंट्री हो रही है एयर की, यहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट लगा दी जाएगी, AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट, यानी लार्ज बड़े बड़े ऐसे एयर कंडीशनर जैसे हमारे घरों में लगते हैं, ऐसे ही एक पार्ट हो गया, AHU लगा रहेगा जहां से एयर की एंट्री होगी, बड़े बड़ी पाइपलाइन बिछा के। अब उनमें जैसे ही आपकी एयर आएगी तो यहाँ ढेर सारे एब्जॉर्बेंट रहेंगे, जितना अमाउंट मुझे वाटर वेपर का यहाँ से एब्जॉर्ब करा लेना उतने ही AHU में एब्जॉर्बेंट लगे रहेंगे। जैसे सिलिका, आपको मैंने अच्छा एग्जांपल बताया था कि जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ढेर सारी सिलिका की लाइनिंग हो गई, एयर इसमें से गई जिसमें वाटर वेपर था, तो वाटर वेपर रिटेन रह गई और आपकी एयर चली गई। कैसी? ड्राई एयर। तो अगर ड्राई चाहिए पूरी तरह से, नहीं तो कम कर देंगे एब्जॉर्बेंट के लिए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर आपको चाहिए जितना आपके अंदर के लिए ज़रूरी है, तो ये आप अमाउंट कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू? एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या कर रहा है रोल
कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, कितनी अमाउंट में ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वो आपको कंट्रोल कर सकते हो एड्सॉर्प्शन के थ्रू। यहाँ एयर हैंडलिंग यूनिट लगा सकते हो जहां पे इनलेट है एयर का, यहां से एयर इंटर कर रही है, वहीं पे एयर हैंडलिंग यूनिट लगाओगे, वहां पे एड्सॉर्बेंट की लेयर्स आप डिसाइड करोगे कितना अमाउंट में आपको चाहिए। एग्जाम्पल से लिखा हो गया। चौथे पॉइंट में आते हैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। जितना ये तो एग्जाम्पल पहले भी दिया जा चुका है कि अगर कोई कलर्ड सोल्यूशन है, अब इसमें वेदर इनऑर्गेनिक डाई है या ऑर्गेनिक डाई है, इसमें आप एड्सॉर्बेंट डालिए, पूरा का पूरा कलरिंग मैटर उस एड्सॉर्बेंट जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा, ये पूरा सोल्यूशन आपको कलरलेस मिल जाएगा। सबसे आसान पॉइंट कि कलरिंग मैटर आप हटाना चाहते हैं सोल्यूशन से, तो आप चाहे वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक डाई हो, इसमें एड्सॉर्बेंट ऐड करिए, सारी डाइज यानी कलर जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, फिल्टर करिए तो आपको कलरलेस सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर के बाद हेट्रोजिनस कैटालिसिस। अब ये पॉइंट आपको आगे भी मिलेगा जब आप टाइप्स ऑफ कैटालिसिस पढ़ेंगे। इस वर्ड को अगर हम थोड़ा तोड़ें तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, तो जब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो काय में कन्वर्ट हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यहाँ दोनों टर्म समझ लीजिए, होमोजिनस और हेट्रोजिनस। तो यहाँ पे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो अगर आपने इन्हें देखा कि इनकी स्टेट क्या है, ये सभी गैसियस स्टेट यानी सेम फेज में है, और इसमें जो कैटालिस्ट डाला मैंने, कैटालिस्ट यानी द सबस्टेंस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रोसेस को क्या करना चाह रहे हैं, रेट को बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा बड़ा टॉपिक है, इसे और फर्दर आज ही एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले ऐसे जनरल सभी सुन लें। हेट्रोजिनस कैटालिसिस के पहले कैटालिसिस क्या है? अ कैटालिस्ट इज अ सबस्टेंस विच मे अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। आपकी जरूरत के हिसाब से ये सबस्टेंस आपकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। चैप्टर 4 जो केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें पूरी तरह से वो फोकस्ड है रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी किसी भी अगर रिएक्शन को हम इंडस्ट्रीज में करा रहे हैं तो हम बल्क में प्रोडक्शन चाहते हैं, यानी ढेर सारा प्रोडक्ट मिले और समय कम लेंगे। कुछ कंडीशंस हम प्रोवाइड कर देंगे जिससे जल्दी जल्दी प्रोसेस हो, फिर उसमें कैटालिस्ट भी ऐड कर दें, सोने पे सुहागा। बात समझिए कि अगर एक नॉर्मल प्रोसेस हो रही है और आपको 1 घंटे के अंदर 400 मॉलिक्यूल दे रही है, 1 घंटे के अंदर 400 मॉलिक्यूल्स, और वहीं पे कैटालिस्ट मैंने ऐड किया 1 सेकंड के अंदर 40,000 मॉलिक्यूल, कौन सा बेहतर है? यानी अब आप समय की कीमत समझिए कि कैटालिस्ट कैसे आपका समय बचाता है। तो कैटालिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस है जो केमिकल रिएक्शन में जाके रिएक्टेंट को बहुत जल्दी काय में कन्वर्ट करा रहा है प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि हर बार इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, निगेटिव कैटालिस्ट भी होते हैं। जैसे अगर मुझे दिख रही है कि बहुत एक्स्ट्रा वेगेंजा टाइप की रिएक्शन हो रही, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन ला दे रही है, रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती जा रही है, तो क्यों ना उसकी रेट को डिमिनिश कर दिया जाए। तो ऐसे केस में आप निगेटिव कैटालिस्ट ऐड कर दीजिए, तो जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं रिएक्शन की जो रेट है वो स्लो हो जाए, डिमिनिश हो जाए। तो 2 तरीके कैटालिस्ट यूज होते हैं, एक पॉजिटिव जो कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात हुई कैटालिस्ट की। अब कैटालिस्ट की ये जो आपको टाइप्स दिख रहा है, ये होमोजिनस और हेट्रोजिनस। तो हेट्रोजिनस में रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फेज अलग अलग होती है। यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड डाल रहा हूं मैं, इसकी भी फेज कौन सी है? गैसियस। तो ये जो एग्जाम्पल है ये होमोजिनस कैटालिसिस का है। यहीं पे अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हटा दो, यहां प्लैटिनम डाल दो, मेटल है, सॉलिड होगी, तो यहां देखिए रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फेज क्या है? डिफरेंट। ये कहलाता है हेट्रोजिनस कैटालिसिस, यानी इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाएगा? हेट्रोजिनस कैटालिसिस, बिकॉज द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट स्टेट्स। सुनिए, हेट्रोजिनस कैटालिसिस में कैसे रोल है एड्सॉर्प्शन का, एक वो बात समझे जो यहाँ पे आपके लिए जरूरी है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो रही है इंडस्ट्री में, H2SO4 बना रहे हैं हम, उसका ही एक पार्ट है ये। तो हम प्लैटिनम गेज ले लेते हैं, उसके ऊपर ये गैसेस को पास करा रहे हैं,
रिएक्शन के बाद आपको सल्फर ट्राईऑक्साइड, फिर और चीज़ें होती रहेंगी। हमारे काम की बात कि साहब ये एड्जॉर्प्शन कहाँ है इसमें, तो आइए, रिएक्टेंट ए है, बी है, वो जाके इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा, एड्जॉर्ब होगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा और ये कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अगर विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन में रैंडम अगर ऐसे एयर में कराऊं तो मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और एक सरफेस है जिस पे दोनों आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उनके इंटरेक्ट करने की। तो कैटलिस्ट का रोल क्या है कि सबसे पहले रिएक्टेंट्स को वो अपनी सरफेस पे क्या कर ले, एब्जॉर्ब, और इनके बीच के इंटरेक्शन की रेट या प्रोबेबिलिटी क्या कर दे, बढ़ा दे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, यानी प्रोडक्ट यील्ड होगा। तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस में एब्जॉर्प्शन का रोल ये है, दीज कैटालिस्ट एब्जॉर्ब रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ इटसेल्फ, और रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अभी एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि हेटेरोजेनस की आपने डेफिनेशन एग्जांपल लिख दिया कि भैया जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फेजेस डिफरेंट हो तो उसे हम हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहते हैं, और ऐसे केस में कैटालिस्ट अपनी सरफेस पर रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करके उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इतनी ही सी बात। तो ये हो गया आपका हेटेरोजेनस कैटालिसिस। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। आप जानते हो कि सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट वर्ड आप समझ रहे हो, ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं। तो अगर एक कंटेनर है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसी रिएक्शंस हैं, गैसेस हैं। अब इन गैसेस को आप जान रहे हो कि आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। चीजों को सेपरेट करना कब आपके पास आसान होता है, या आपके लिए आसान कैसे होता है कि इन कंपोनेंट्स को अलग कर पाए, इन कंपोनेंट्स को अलग कर पाए। तो आपके पास ये पैरामीटर हो कि इन कंपोनेंट्स के या तो फिजिकल फीचर्स अलग अलग हों या केमिकल फीचर्स। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ए और बी एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, मुझे ए और बी को अलग करना है। क्या क्राइटेरिया, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों की एक दूसरे से डिफरेंट हो, या तो केमिकल। जैसे अगर मैं कोई रिएजेंट सी डाल रहा हूं, वो ए से रिएक्ट करके सेपरेट हो जा रहा है, वहीं बी रिमेन रह जाता है, तो एक कंपोनेंट अलग हुआ, दूसरा नहीं, वही रह गया। तो मतलब यहां पे आप ये पा रहे हैं कि तो ये टॉपिक है अगला, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अगर आपके एक कंटेनर में कई गैसेस हैं, इन गैसेस में आपस में रिएक्शन नहीं हो रही है और ना कोई रिएजेंट डालने पे ये उस रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, फिर भी इन्हें सेपरेट करना है मेरे को, तो मुझे पता है कि सेपरेशन के दौरान कोई दो कंपोनेंट तभी अलग हो पाते हैं जब उनके अंदर फिजिकल डिफरेंस हो या फिर केमिकल डिफरेंस हो। तो जैसे एक पैरामीटर ले रहे हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन। अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को। मैंने एब्जॉर्बेंट की लेयर लगाई और इसके ऊपर से उस मिक्सचर को पास कराया जिसमें कई इनर्ट गैसेस हैं। जैसे इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर से ये गैसियस मिक्सचर जलेगा तो अलग अलग गैसेस अलग अलग स्पॉट में एब्जॉर्ब होंगी। उसका रीजन ये है कि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इन सभी गैसेस के फिजिकल पैरामीटर्स अलग अलग हैं, यानी इसका डिफरेंट होगा डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका अलग और इसका अलग। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं कि ये सबसे लोअर एटॉमिक मास वाली गैस है तो इसका सबसे वीक होगा वैन वाल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स, उससे कहीं ज्यादा नियॉन का, उससे कहीं ज्यादा आर्गन का। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फिजिकल पैरामीटर्स में आते हैं। ऐसे ही अगर आप वैन वाल फोर्सेस या एटॉमिक मास की बात करें, एज द एटॉमिक मास इंक्रीजेस
इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इस इनर गैसेस मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप उसे एडजॉर्बेंट की लेयर के ऊपर से पास करा दीजिए। अलग अलग गैसेस अलग अलग जगह पे एडजॉर्ब इसीलिए होंगी कि उनका डिफरेंट होगा डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी जहाँ से इनिशियल पॉइंट से आप डाल रहे हैं वो अलग अलग लेंथ पे जाके एडजॉर्ब होंगी, क्योंकि इनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अलग अलग हैं, इनके फिजिकल पैरामीटर्स अलग अलग हैं, इनके एटॉमिक मास अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एड्जॉर्प्शन के थ्रू इनर्ट गैसेस के मिक्सचर को आप क्या कर पा रहे हो, सेपरेट, क्योंकि केमिकल आपके पास वे नहीं है। यहाँ पे केमिकल रिएजेंट डाल के कोई एक गैस को रिएक्ट करा के आप उनसे सेपरेट कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। तो इनर्ट गैसेस में केमिकल रिएजेंट डाल के उनका सेपरेशन ना हो पाएगा। तो ऐसे केस में फिजिकल पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं आप एड्जॉर्प्शन। तो ये था एड्जॉर्प्शन का रोल किसमें, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस में। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि डिसीज को क्योर करना है, वहां भी एड्जॉर्प्शन का रोल है। बहुत सारी ये दुनिया में ऐसी मेडिसिन है जो जाके आपके शरीर के अंदर पेनिट्रेट होंगी, फिर वो माइक्रोब्स हैं तो माइक्रोब्स की ऊपर, माइक्रोब्स के ही ऊपर वो क्या होंगे, एड्जॉर्ब, और धीरे धीरे उसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म, इन सब का लाइसिस करेंगे और उसे किल कर देंगे। तो जर्म्स को मारना है तो कैसे मारेंगे, जर्म्स के पास यस बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, किसी न किसी को तो इंटरप्ट करना है। तो आप जान रहे हो कि एंट्री पॉइंट जर्म्स में कहाँ है, उसकी सेल मेम्ब्रेन या तो उसकी सेल वॉल। अगर बैक्टीरिया है तो सेल वॉल हो गई, ढेर सारे और दूसरे जर्म्स हैं तो उसमें क्या हो गई, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो हमारी मेडिसिन जाके उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। अगर मेडिसिन ऐसे नहीं कर पाए, दूसरा वे समझिए कि माइक्रोब्स जो हमारे शरीर में हैं वो आके हमारी मेडिसिन के ऊपर एडजॉर्ब हो जाए। कहावत है ना कि चाकू कद्दू पे गिरे तो कद्दू चाकू पे, कटना किसको है, कद्दू है को। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि माइक्रोब्स के ऊपर हमारी मेडिसिन जाके एडजॉर्ब हो, या माइक्रोब्स आके किसके ऊपर एडजॉर्ब हो, मेडिसिन के ऊपर, मरना माइक्रोब्स को ही है। तो यहाँ पे रोल आप देख रहे हैं, क्या करा के उनको निपटा रहे हैं अपन, एडजॉर्प्शन। तो ये है क्योरिंग डिसीज, यानी जब आप डिसीज को क्योर करने के लिए किसका है ना हथकंडा अपना रहे हैं, एडजॉर्प्शन का। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। चैप्टर 6 में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा अभी सुन लेते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में सेपरेशन ही है, सेपरेशन पर्टिकुलरली सल्फाइड ओर्स का। सल्फाइड ओर्स वहाँ डिटेल में हम शुरू से जब बात करेंगे 6 चैप्टर में कि कैसा जनरल प्रिंसिपल क्या होता है आइसोलेट करने के एलिमेंट्स के, तो वहाँ पे हम और डिटेल में जाएंगे। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में फ्रॉथ ये वर्ड और भी आगे इसी चैप्टर में आएगा। जब आप एक मिक्सचर में से कोई सल्फाइड ओर को अलग करना चाह रहे हैं, यहाँ कोई दूसरा ओर है, अब ये ओर भी उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, 10th में भी सुना है आपने। तो मैंने कहा कि सल्फाइड को अलग करना चाहते हो तो ऑयल वाटर आपने डाल के उसे अच्छा एजिटेट किया, उसके बाद आपने देखा कि सल्फाइड अलग हो गया और दूसरी चीज़ें इम्प्यूरिटीज अलग हो गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में सल्फाइड को एडजॉर्ब कराया जाता है। तो अगर यहाँ पे कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन मार्क रखिए, ये सीधे हम 6 चैप्टर में पूरी मेथड और डायग्राम के साथ समझेंगे। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में एडजॉर्प्शन के थ्रू आप सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करते हैं। एक लाइन आप अभी याद रख सकते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड is useful to separate sulfide ores through adsorption, इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट आपकी मेथड है यानी एप्लीकेशन एडजॉर्प्शन का, इंडिकेटर्स। इसे थोड़ा सा और याद करें हम लोग, इंडिकेटर्स क्या होते थे। अभी कोई भी प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है तो उसमें ऊपर आप क्या रखते हैं, ब्यूरेट, नीचे आपका टाइट्रेंट होता है। आप धीरे धीरे इसे ऐड करते जाते हो इसमें, जब तक रिएक्शन चल रही होती है कलर चेंज परसिस्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आपकी एंड पॉइंट आती है यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यहाँ एक टिपिकल कलर चेंज आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें आप ऊपर या नीचे वाले, यानी मान लीजिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने दे रहे हैं और जैसे एंड पॉइंट आता है तो कलर चेंज आ जाता है, यानी रिएक्शन जैसे कंप्लीट होती है।
तो यहाँ पे कई बार अगर आप KMnO4 यूज करते हैं तो ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, यानी तीसरी चीज हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, और एक एंड पॉइंट पे यानी जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी अपने आप KMnO4 पिंक कलर दे देगा। लेकिन हर जगह KMnO4 से रिएक्शन हो, हर जगह टाइट्रेशन में आप इसे इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं। तो आप इन दोनों के अलावा, यानी जिसका आपने टाइट्रेशन करना है जिसके अगेंस्ट, उन दोनों के अलावा तीसरी चीज ऐड कर रहे हैं आप, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स। तो पहले आप ये वर्ड समझे, इंडिकेटर्स क्या है। वो किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट आपको बताते हैं, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ड्यूरिंग टाइट्रेशन, उसे कौन बताते हैं, इंडिकेटर्स। तो अब आप यहाँ पे प्रोसेस को समझिए कि अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ए सबस्टेंस बी से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होगी तो कलर चेंज आना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि रिएक्शन खत्म हो चुकी है। तो हम बी के साथ एडजॉर्बेंट डालेंगे यहाँ पे, यानी वही एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, कि जब तक ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तब तक कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ए और बी की रिएक्शन कंप्लीट, नेक्स्ट जो ड्रॉप आपकी आएगी या जो अमाउंट अब गिरेगा ए का, क्योंकि बी तो खत्म हो चुका है, रिएक्शन खत्म हो चुकी है, अब जो ए का अमाउंट इस पे गिरेगा वो एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होके कलर चेंज देगा। जल्दी हो गया, थोड़ा सा फिर से आराम से सुनते हैं। मैंने कहा कि एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस से रिएक्शन कर रहा है, बी जैसे ही कंज्यूम हो जाएगा तो ए फर्दर बी से रिएक्ट तो कर नहीं पाएगा, तो बी की जगह पे यहाँ पे हमने एडजॉर्बेंट डाला, बी तो है ही है, साथ ही साथ एडजॉर्बेंट डाला है, तो ए का सर्टेन अमाउंट आके जैसे ही बी के ऊपर एडजॉर्ब होगा कलर चेंज आ जाएगा और एंड पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि बी खत्म हो चुका है तो टाइट्रेशन भी खत्म हो चुका है। तो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर विच इंडिकेट्स अबाउट द एंड पॉइंट, which indicates about the end point, यानी completion of any reaction। लास्ट टॉपिक आज का, अगर आप समझ रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी, तो पिछले साल से आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, तो अगर शॉर्ट नोट्स की बात आएगी तो फिर इसी चैप्टर में आगे है और 6th चैप्टर में भी है, तो नोट्स मिल जाएगी आपको शॉर्ट नोट्स। पहले आगे एक बार अच्छे से सुन लें। क्रोमेटोग्राफी वर्ड को तोड़ दें, क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स टू राइट और रिप्रेजेंट, तो टर्म 1 नंबर के हिसाब से आपको मिल गई। क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफियन मीन्स टू रिप्रेजेंट और राइट। इट इज द बेस्ट टेक्निक टू सेपरेट, आइडेंटिफाई, टेस्ट, डिटेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाली मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्लास 12th में क्रोमेटोग्राफी में आपको जो सबसे क्रूशियल सेगमेंट है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो अगर इसे समझें, बड़ा आसान है, आप एक बड़े बड़े ग्लास कॉलम रख लिए, इसमें ढेर सारी एडजॉर्बेंट को पैक कर दिए, इसमें भरा जा रहा है क्या, एडजॉर्बेंट। ये कहलाती है स्टेशनरी फेज। यहीं पे आपको रोल दिखाई देगा एडजॉर्प्शन का। यहां भरा गया है, पैक किया गया है, माना कि एग्जांपल हो गया सिलिका, एल्यूमिना। स्टेशनरी फेज सेलेक्ट करते समय सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, वो बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट हो, एक बात, अच्छी सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा हो, तीसरा जिस कंपोनेंट को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं उसके कंपोनेंट से रिएक्ट ना करें। तो ऐसे बेस्ट एग्जांपल इंडस्ट्रीज में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं सिलिका और एल्यूमिना, इनको हमने पैक कर दिया कॉलम में। उसके बाद इसके ऊपर से आप उस मिक्सचर को डाल रहे हो जिसे सेपरेट करना है, मुझे ए बी सी तीनों कंपोनेंट अलग करने हैं। अब उसके ऊपर से आप डालिए मोबाइल फेज, यानी सॉल्वेंट डाल दीजिए, ढेर सारे मिक्सचर डाल सकते हैं, सेपरेट एक ही डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सॉल्वेंट आगे बढ़ेगा, ए बी सी इसी सॉल्वेंट के अलॉन्ग रन करेंगे पूरे स्टेशनरी फेज से, तो ये अलग अलग डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन के कारण अलग अलग सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब। माना कि ए यहां रह गया, सी यहां और बी यहां पहुंच गया। ये क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन की टेक्निक है जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। एक एक करके कंपोनेंट्स को अलग अलग सरफेस पर एब्जॉर्ब कराने के लिए आपको स्टेशनरी फेज और एब्जॉर्प्शन का रोल देखने को मिल रहा है। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट टेक्निक टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू एब्जॉर्प्शन।
तो इसके आगे का आप फर्दर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें जिससे कि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें।